प्रोफेसर रेहाना खातून दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। अगस्त में रिटायर हुई हूँ। इस साल मुझे पद्मश्री अवार्ड हिंदुस्तान का जो चौथा सिविलियन बहुत बड़ा अवार्ड होता है वो अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों दिया गया। इससे पहले मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इससे पहले जो थी उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर जो पर्शियन, अरबिक, पाली एंड संस्कृत के लिए दिया जाता है 2009 में वो दिया है, मैंने वो दस्तयाब किया है। और ईरान से भी अल-बिरूनी अवार्ड, सर सैयद अवार्ड, मौलाना जौहर अवार्ड और गालिब अवार्ड जो तहकीक के लिए, सारे मुझे अपनी तहकीकी कामों पर अवार्ड दिए गए हैं। और मैं फ़ारसी पढ़कर बहुत खुश हूँ क्योंकि ये फ़ारसी पढ़ने की तशवीक़ मुझे मेरे अपने फ़ादर से हुई। मेरे फ़ादर का नाम प्रोफेसर नज़ीर अहमद, जो फ़ारसी दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो उनको पहचानता ना हो। और हाफिज़ के हवाले से ईरान के घर घर में बच्चे बच्चे भी उनको जानते हैं। ये भी मैंने एडिट की थी। 10 नवीस 13 जिल्दें लिखी थी मैंने। 10 नवीस 13 जिल्दें थी मेरी, जिसमें से ये छपने के बाद कुछ ईरान में इसको तलखीस की गई और वो छपने के बाद ये 3 नुस्खे इसके बने हैं। हिंदुस्तान में ज़बान शनासी पर पहली किताब लिखी गई जो ईरानियों ने भी नहीं लिखी हिंदुस्तान में। ये किताब भी जो सिराजुल लुगत है ये अपनी नौइयत की बिल्कुल डिफरेंट डिक्शनरी है, डिफरेंट लुगत है। इसमें इस लुगत में तो उसने ये किया है कि एक जैसे बुरहान क़ाते हैं, बुरहान क़ाते से अल्फाज लेने के बाद दूसरी डिक्शनरी से, जैसे मैं कर रही हूँ काम, इस तरह से उसने उनकी राय लिखी कि इसके माना क्या दिए गए, फिर उन पर वो नक़्द करता है कि ये जो दिए गए हैं, इसमें जो माना दिए गए हैं वो सही हैं या नहीं, और उसकी ग्रामेटिकल उसकी तस्हीह की है, फेल है, मुजारे है या क्या चीज़ें हैं, ये इस तरह से करके उसने। तो इस तरह की तनकीदी लुगत आज तक कोई दूसरी नहीं है और हिंदुस्तान में ये पहली बार लिखी गई। इसी तरह इसी मुस्मिर जो सिराजुद्दीन अली खान आरजू की किताब है, ये 1147 में सिराजुल लुगत लिखी गई और मुस्मिर जो है वो भी 1147 में कंप्लीट हुई है ज़बान शनासी पर। वो पहली किताब जिसमें इससे पहले कोई काम नहीं हुआ, वो पाकिस्तान से शाया हुई। और उस वक्त तो मेरी राइटिंग आज से भी ज़रा निस्बतन कम ही थी, लेकिन उन्होंने उसी की फ़ोटो लेकर के और वैसे ही शाया कर दिया उसको, तो वो मेरी हैंड राइटिंग में शाया हुई है वो पाकिस्तान से। फ़ारसी पर जितनी भी तवज्जो दी जा रही है उसमें बड़ी बात है कि ये इसके मैनस्क्रिप्ट अभी तक मौजूद हैं और अच्छे खासे मैनस्क्रिप्ट मिलते हैं। ईरान में भी इसके मैनस्क्रिप्ट मौजूद है, मशहद में हैं और तेहरान में भी हैं, अफ़गानिस्तान में हैं और हिंदुस्तान में तो हैं ही। ये ज़्यादा नुस्खे होने का मतलब ये होता है कि इसकी मांग ज़्यादा थी, डिमांड ज़्यादा होती है, वहीं प्रोडक्ट ज़्यादा होता है। ये तो बिज़नेस का उसूल है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि अब ये काम जो है मैंने इस साल के हवाले से किया है। तस्हीह का काम आप लोगों को मालूम होगा बहुत मुश्किल काम होता है, ख़ास तौर से डिक्शनरी का काम। तकरीबन मैं 20 डिक्शनरियों से ये लुग़तनामों से इस्तिफ़ादा करके और ये काम अपना मुकम्मल कर रही हूँ, तनकीद करती हूँ, फिर उस पर अपनी राय भी देती हूँ। किसी जगह मैं जो दूसरे मौलिफ़ों ने लिखा है उससे इख्तलाफ भी रखती हूँ और कुछ जगहों पे हिंदी मुआदिल भी दिए जाते हैं, कुछ उन्होंने दिए हैं ख़ुद मौलिफ़ ने, कुछ के जो आज रवाज है मैं मुआदिल वो भी दे रही हूँ। इस तरह से एक अच्छी चीज़ इंशाल्लाह सामने आएगी। मन के अज़ अब्र तब बरदारम हर चिदारम हमें अजूदारम, मगर बा मदहे तुकुनद अंशाह तीरे गर्दुन साहिबे जौज़ा, मन के बाशम के मदह तू गुयम अंदरिन नौम तू जूयम, रीज़ अस खान फजल तू दारम हर चिदर बज़्म अहल फजल आरम,
अनसनाई के दुर्र मानी माना सुफ्त, खासे इन बैद दर सनाए तो गुफ्त, बखुदा गर बरीज चरख कबूद, हम चुहतू हस्त तो बूद ख्वाहत बूद, दूश पुरसीदम अस सिपहर बरिन, हस्त बरतर तू कसीब ज़मीन। प्रोफेसर रेहाना खातून की और मेरी शादी सन 70 में हुई थी। 70 के बाद इनकी पढ़ाई का ये हाल रहा कि जो भी कागज़ मिलता था उस पर लिखना शुरू कर देती थी। इनको मैंने देखा है कि कम से कम 15 मिलियन पेजेस इन्होंने हाथ से लिखे होंगे और कितना वेस्ट इन्होंने जनरेट किया है 15 मिलियन कागज़ हाथ से लिखने के बाद, ये इस बात का अंदाज़ा आप सब लोग लगा सकते हैं। लिखती थी, आर्टिकल लिखती थी, किताबें लिखती थी, पब्लिश करती थी। कुछ किताबें और आर्टिकल ऐसे थे कि जो ये अपने पैसे से, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से या घर के पैसों से उसको पब्लिश कराती थी और लाइब्रेरीज में मुफ्त में बांटती थी कि ताकि लोगों तक इनकी नॉलेज, इनकी लिखाई, इनकी जो बात है लोगों तक पहुँचे और आने वाली जनरेशन उससे कुछ सीख सके। अब शादी के बाद बच्चे भी हुए, बच्चे भी पाले, 2 बच्चे हुए, दोनों का पढ़ाई लिखाई भी घर भी देखना है, खाना भी देखना है, पढ़ाई लिखाई भी देखनी है और साथ में मुझको भी, शौहर को भी अटेंड करना है, उसकी भी जज्बात का और एहसासात का ख्याल रखना है। तो ये सारे के सारे काम साथ साथ करती रही। अब इनको लेक्चरर हो गई, रीडर हो गई, प्रोफेसर हो गई, पर घर के मामलात में उसी तरह से इनका वो रहा कि पढ़ाई भी चलती रही, घर के मामलात भी चलते रहे, रिश्ते भी चलते रहे और बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छी तरह से की। दोनों बच्चे मेरे बड़े सक्सेसफुल हैं। इनको बहुत सारे अवार्ड मिलने शुरू हो गए इनके काम पे। 1 अवार्ड, दूसरा अवार्ड, तीसरा अवार्ड, चौथा अवार्ड, पता नहीं कितने अवार्ड मिले। बस जो ख़ास अवार्ड हैं वो सर सैयद अवार्ड है, जो हिंदुस्तान का सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, उनके नाम से दिया जाता है। और अल बैरूनी अवार्ड है जो ईरान से मिला है। एक अवार्ड इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, प्रेसिडेंट अवार्ड होता है भारत के राष्ट्रपति का, वो इनको मिला है, जो प्रतिभा पाटिल जब प्रेसिडेंट थी तो उन्होंने दिया था। पद्म श्री अवार्ड इनको मिला है जो भारत के, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी ने दिया है। वो इनके काम के ऊपर दिया है, क्योंकि पद्म श्री जो अवार्ड है ये हिंदुस्तान का लिटरेचर में सबसे बड़ा अवार्ड है। तो जब तक कि मैं अपने माँ बाप के घर रही तो मेरी माँ ने, मेरे बाप ने इस काम को अंजाम दिया और मेरे काम के करने में सबसे, जब मैं एमए में आई थी तो मैं ये वाक़या ज़रूर सुनाऊंगी। 2 वाक़े मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि जब मैं बीए में थी तो कम पढ़ती थी मैं, तो लोगों का ख्याल था ये कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन फिर जब मैं एमए में आई तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं लिंग्विस्टिक्स में एमए करूँ। मैंने दाखिला भी ले लिया। फिर मेरे फादर आए, मेरे पास आए और बोले कि बेटे वो बड़ी प्रैक्टिकल क्लास होती है, उसमें रोज़ का जाना होता है, तो शादी हो चुकी है, तुम्हारा छोटा 1 साल का बच्चा नहीं है और वो बहुत बीमार रहता है, तो तुम्हारा जाना मुमकिन नहीं हो पाएगा, तो मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए, तो तुम जो हो किसी और सब्जेक्ट में कर लो एमए। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि मैं नहीं कर सकूँगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा नाराज़ सा होकर के मैंने कहा अच्छा उर्दू में कर लूँगी, सबसे आसान है ना घर बैठ करके, क्योंकि वो तो मादरी ज़बान है तो हम सब कुछ कर लेंगे घर पे। तो
फादर की आंखों में आंसू से थे और वो कहने लगे कि नहीं बेटे, तुम अगर फ़ारसी में कर लो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो मैं कुछ काम करूँगा, ये जो विरसा है, ज़ाहिर है उनका कहने का मतलब ये था कि जब मैं नहीं रहूँगा तो जो मेरा विरसा है, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मेरे पास कोई और चीज़ नहीं होगी, सिर्फ मेरे पास ये काम होगा, ये किताबें होंगी, मेरा लिखा हुआ चीज़, मेरी लिखी हुई चीज़ें होंगी, उनकी निगहदाश्त कौन करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये फ़ारसी पढ़ लो और तुम उसको सीखो, और जो कुछ मैं काम करूँ तुम उससे सीखते हुए आगे बढ़ते रहो, और मेरे बाद भी इस काम को जारी रखो, ताकि ये जिसकी निगहदाश्त हम 50-60 साल से कर रहे हैं, 70 साल से, क्योंकि माशाल्लाह उनकी उम्र 93 साल की हुई, तो जाहिर है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो बचपन में उस ज़माने में रवाज था फ़ारसी का, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर है 7वीं 8वीं क्लास से ज़रूर शुरू कर दिया। मैंने 9वीं क्लास से शुरू किया था, 9th क्लास से, तो वो ख़त्म ना हो जाए। कोई बड़ा हाथ, क्योंकि वो उम्र थी मेरी 20 साल तक, ये उम्र 20 साल के बाद 65-60 तक हो गई, तो 45 साल इन्होंने मेरा साथ इस काम को करने के लिए 45 साल का टाइम दिया, जिसमें मैंने तालीम भी हासिल की। मैं तो BA किया था मैंने जब मेरी शादी हुई थी, उसके बाद मैंने पढ़ा, MA किया, MPhil किया, PhD किया, पोस्ट डॉक्टरल के लिए मैंने काम किया, और फिर इस तरह से ये अपना तहकीकी काम मैं अपना जारी रख सकी। तो उनकी हिम्मत अफजाई के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। वो ना चाहें कि मैं काम करूं तो मैं काम नहीं कर सकती, मैं दूसरे कामों में मसरूफ़ रहूँगी, लेकिन बावजूद इसके कि मैं उन कामों में मसरूफ़ थी, दोष बदोश इन्होंने साथ दिया, मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया, मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया, मुझे वक्त दिया, मुझे बाहर सेमिनारों में जाने का मौका दिया। मैं हिंदुस्तान से बाहर पाकिस्तान, ईरान और मुख्तलिफ़ जगहों पे, हिंदुस्तान के मालूम नहीं कितने शहरों में सेमिनार अटेंड करने के लिए गई। ईरान गई, 4 महीने रही बच्चों के बगैर, शौहर के बगैर। शौहर ने बच्चों की निगहदाश्त की। मुझे अगर स्कॉलरशिप का पैसा मिल गया तो मैंने उसमें से कुछ निकाल करके और उसमें लगा दिया, या किताबें छपवाई, मकाले हमारे जाते थे, मैं जाती थी, सफ़र करके जाती थी, अपने खर्च से जाते थे। वो सेकेंडरी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है पैसा कोई माने नहीं होता किसी भी चीज़ के करने में, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि इल्म को अपने पास ही तक नहीं रखना चाहिए। इसीलिए मैं किताबों को छपवा के और लोगों तक पहुंचाती थी फ्री, अब भी देती हूँ। जब मैं रिटायर हुई तो मैंने अपनी सारी किताबें ले जा करके, जो मेरी अपनी पब्लिश की हुई मेरी अपनी किताबें थी, वो मैंने अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स सब में बांटी। इसके अलावा जो मेरे पास किताबों का ज़ख़ीरा था, तो उसमें से, क्योंकि मैंने ये देख लिया कि मैं रिटायर हो गई, मेरी उम्र 65 साल की हो चुकी है, एक अच्छा खासा उम्र का हम वक्त गुजार आए हैं, तो मैंने वो जो मुताल्लिक़, जैसे डिक्शनरीज़ हैं, मेरे पास पुरानी बहुत सी डिक्शनरियाँ हैं, उनको मैंने रख लिया और उससे मुताल्लिक़ किताबें अपने पास रख ली, और बाकी तमाम किताबें मैंने अपने डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी को तोहफे में दे दी। दीवान हाफिज़ है मेरे पास 8वीं सदी हिजरी, वो भी मैं दे दूँगी, क्योंकि मैं अपने काम की चीज़ें रखूँगी, बाकी चाहे वो कितनी भी कीमत का हो, और मैं हदिये में दूँगी उनको। लोग तो पैसे वसूलते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं फ्री दूँगी। मेरी ख्वाहिश ये है कि ये महफूज हो जाएं। मैंने अपने वालिद का तमाम असासा, जो पूरी लाइब्रेरी जितनी थी, वो सब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को हदिये में दी। ज़ाहिर है अगर मैंने नहीं पढ़ा होता और मैंने अपने फादर के चीज़ों को थोड़ी, अब ज़ाहिर है मेरे पास तो कम चीज़ें पहुँची, लेकिन जो चीज़ें भी हैं मैं उनकी निगहदाश्त करती हूँ। उनके काफ़ी मकालों को मैंने किताबी शक्ल में एडिट करके और शाया कराया है। तो हम लोगों को इश्क है अपने सब्जेक्ट से, फ़ारसी से। यकीन जानिए, मतलब जितना आप औलाद से प्यार करते होंगे या किसी और चीज़ से प्यार करते होंगे, उससे ज़्यादा मुझे इसमें इश्क। रात में मैं काम करती हूँ यहाँ पर बैठ करके, फिर अपनी ये चीज़ें उठा के, किताबें छोड़ देती हूँ, जो लिखती हुई होती हूँ उठा के ले जाती हूँ। कल ये कहने लगे कि क्यों ले जा रही हूँ, ये रहने दो, सुबह उठ के तुम ये जिस वक्त भी तुम्हारा दिल चाहता है उठ के इसे काम करना शुरू कर देती हो। तो मैंने कहा नहीं, हो सकता है हवा तेज़ आ जाए, कुछ और हो, उड़ जाए, तो इसलिए मैं ले जाके उसको उसमें ड्रॉर में अंदर रख देती हूँ हिफाजत से, फिर निकाल के लाती हूँ। तो ये मेरा इश्क है इससे,
और ये फ़ारसी की मेरी खुशनसीबी कि मैंने फ़ारसी अपनाई, फ़ारसी को पढ़ना अपना बनाया। और बहरहाल अल्लाह ताला इसको भी ज़िंदा रखे और ईरान को हमेशा हमेशा के ज़िंदा रखे। जब मैं ये लिख रही थी तो 2 शेर आए इस तरह से। शेर यानी लाइन नहीं, शेर समझते हो, आधे आधे तो शायर हुए। शहजादी के नहीं, जो मैं लिख रही हूँ उसी में शेर आए थे। तो वो आप पर साबिक हो, क्या बात है, सादिक आते हैं। ये बताइए, फरमाइए। गर्चे अक्लस्त बेहतरीन वजूद, पीशेऊ मी कुनत बेइज्ज सुजूद, ए सजावार हमद शुक्र सना, न तवन जद दमस्त चून चरा। मेरे रात में 1:30 बजे उठ गए थे, ठीक है, तब से बैठे हुए काम कर रहे हैं। 6 बजे फिर सोए, फिर 7 बजे फिर उठ गए। इतना काम क्यों करते हो? सेहत का ध्यान दो। देखो, सेहत का तो ध्यान देते ही हैं, लेकिन ये भी ख्याल है कि अब ज़िंदगी किस तरफ जा रही है, सेहत किस तरफ जा रही है, तो अगर जल्दी से ये काम पूरा हो जाए तो अच्छा है, दूसरों के हाथों तक पहुंच ये जाए। काम तो आपने इतना किया है, कितनी किताबें लिख दी, कितने आर्टिकल लिख दिए, कितने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर दी, अब कब तक ये सब करोगे? मरते दम तक। इसी का नमक खाया है हमने, यही कर रहे हैं, यही हमारी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछाना है। अल्लाह में आपको कामयाबी देगा। हाँ, आमीन।